अब इस कुल्हाड़ी की धार भी पहले की तरह तेज नहीं रही। 1 घंटे में पहले मैं कितनी सारी लकड़ियां काट देता था, और अब देखो सुबह से शाम होने को आई है और ये रत्ती भरी लकड़ियां कटी हैं। जीत काटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करता है और रस्सी की मदद से आपस में बांध सीधा ले जाता है। ये क्या, आज भी तूने बस इतनी ही लकड़ियां काटी? सेठ, कुल्हाड़ी की धार अब पहले की तरह नहीं रही, इसलिए ढंग से लकड़ियां नहीं कट पाती। अगर आप मुझे एक नई कुल्हाड़ी ला दे तो मैं पहले की तरह ही ज्यादा लकड़ियां काट पाऊंगा। महीने भर में पूरे 2000 रुपए देता हूँ तुझे, वो क्या कम है जो अब मैं तुझे इस कुल्हाड़ी के लिए भी पैसे दूं? कल तक नई कुल्हाड़ी आ जानी चाहिए, वरना काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा जल्दी से कुर्सियां बना। सेठ, बहुत शाम हो चुकी है। तेरा घर कौन सा कन्याकुमारी में है जो तुझे जाने में समय लगेगा? यहीं बगल में तो तेरा घर है। चुपचाप से कुर्सियां बना, वरना आज की पगार काट लूंगा। बेचारा जीत देर रात तक लकड़ी की कुर्सी बनाता है और सारा काम खत्म कर आधी रात को अपने घर पहुंचता है। ये क्या जी, आप अब आ रहे हैं? फलक, तुम तो सेठ घुंगरू को जानती हो ना, वो कैसा आदमी है। जितनी देर वह काम कराता है, क्या उतने पैसे भी देता है? जो भी दे रहा है हमें उसी में ही अपना गुजारा करना होगा। अगर मैंने कुछ ज्यादा कहा तो वो मुझे काम से निकाल देगा, और तुम तो जानती हो कि गांव में इतनी आसानी से काम नहीं मिलता। आप ये सब छोड़िए और चलकर खाना खा लीजिए। पलक और जीत खाना खाते हैं और अपने घर में बने इकलौते बेड पर आयुष के साथ सो जाते हैं। अगले दिन मम्मी, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मम्मी, 2 दिन पहले मेरी नोटबुक खत्म हो गई थी। टीचर ने मुझे नोटबुक लाने के लिए कहा था, और जब मैं आज भी स्कूल में नया नोटबुक लेकर नहीं गया तो उन्होंने मुझे पूरा दिन ग्राउंड में खड़ा रखा। मैंने तुम्हारे पिताजी से कहा था कि तुम्हारे लिए नई नोटबुक ले आएं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। 2 महीने से तुम्हारी स्कूल की फीस भी नहीं भरी है। कहीं वो लोग तुम्हें स्कूल से निकाल ना दे। जीत की कम कमाई में अब धीरे धीरे घर चलाने में पलक को काफी मुश्किल होती थी। ये क्या, घर में ना ही तो दाल है, ना ही आटा चावल, मसाले भी लगभग खत्म हो चुके हैं। अब मैं इन लोगों के लिए क्या बनाऊं? फलक, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? खाना बनाने के लिए सामान भी तो होना चाहिए। घर में एक भी राशन का दाना नहीं है। आयुष की स्कूल की फीस भी भरनी है। अब क्या करें हम? जीत ये सब सुन आंखों में आंसू जाकर जंगल में लकड़ी काटता है। जीत लकड़ियों को काट कर उन्हें ला ही रहा होता है कि तभी उसे किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जीत उस आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही जाता है तो देखता है कि एक बूढ़ी औरत जख्मी हालत में पड़ी है और उसके सामने एक लकड़बग्गा खड़ा है। वह लकड़बग्गा उस औरत पर हमला करने ही वाला था कि तभी जीत अपनी कुल्हाड़ी उस लकड़बग्गे को फेंक कर मारता है, जिससे वह लकड़बग्गा वहां से भाग जाता है। जीत जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आप ठीक तो है ना? मेरी मदद करो। ये कहते हुए बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है। जीत उस बूढ़ी औरत को अपने हाथे से उठाता है और सीधे अपने घर ले आता है। जीत, ये जख्मी औरत कौन है? पलक के पूछने पर जीत उसे सारी कहानी बताता है, जिसे सुन ये तो आपने बहुत अच्छा किया है। आप जल्दी से इन्हें पलंग पर लिटा दीजिए, मैं चूल्हे पर गर्म पानी करती हूँ। पलक चूल्हे पर पानी गर्म करती है और एक कपड़े की मदद से पानी से उस बूढ़ी औरत के सारे जख्म साफ करती है। वहीं आंगन से कुछ औषधि के पत्ते तोड़ उनसे औषधि बनाकर उसके जख्मों पर लगाती है। इनका काफी ज्यादा खून बह चुका है, इसलिए शायद इन्हें होश आने में समय लगेगा। आप फिक्र मत कीजिए, जब तक इन्हें होश नहीं आता तब तक मैं इनका अपनी माँ की तरह ख्याल रखूंगी। पलक और जीत मिलकर उस बूढ़ी अम्मा का काफी ध्यान रखते हैं। उनके घर में एक ही पलंग था, इसलिए खुद वो जमीन पर सोकर उस बूढ़ी अम्मा को अपने पलंग पर सुला देते हैं। जमीन पर सोने की वजह से तीनों को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन वो सभी चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। आयुष बेटा, मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ, तो तुम अम्मा का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। पलक पानी भरने के लिए नदी के किनारे चली जाती है। वहीं आयुष पलंग के सामने ही बैठकर अपनी बॉल से खेल रहा होता है कि तभी अचानक उस बूढ़ी अम्मा को होश आ जाता है, जिसे देख आयुष कहता है, दादी माँ, आपको होश आ गया? हम कब से आपका होश में आने का इंतजार कर रहे थे। बेटा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? जंगल में आप पर एक जंगली जानवर हमला करने वाला था, तो पापा ने आपकी जान बचाई और आपको यहाँ ले आए। मेरी मम्मी पापा ने आपका इन 2 हफ्तों में बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। ये लोग खुद इतने छोटे से घर में रहते हैं,
लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरा कितना ध्यान रखा। घर में एक पलंग होते हुए भी इन्होंने मुझे इस पलंग से नहीं उतारा। बेटा, मैं यहाँ बहुत रह चुकी, लेकिन अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं जा रही हूँ। लेकिन दादी माँ, मम्मी और पापा के आने का इंतजार तो कर लो। नहीं बेटा, अगर मैं थोड़ी देर और रुकी तो बहुत लेट हो जाऊंगी। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा उठती है और जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो जिस पलंग पर सो रही थी उस पर हाथ फिराकर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही पलक वहाँ पर आ जाती है, जिससे आयुष पलक को सारी बात बताता है। लेकिन तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? मम्मी, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुके ही नहीं। पलक आसपास सारी जगह में उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। शाम को जैसे ही जीत घर पर आता है तो पलक उससे सारी बात बताती है। यह सब सुनकर जीत को भी काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो सब पलंग पर सो जाते हैं। अगली सुबह। ये क्या, आप अभी तक उठे नहीं? थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए लेटा हुआ था। वो तो होगी ना, दिन रात जो इतना काम करते हो। एक काम करती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आती हूँ। चाय पीकर आपको अच्छा महसूस होगा। इतना कहकर पलक चाय बनाने के लिए चली जाती है। वहीं जीत। कैसी जिंदगी जी रहा है मेरा परिवार। इन्हें रहने के लिए मैं एक ढंग का घर भी नहीं दे सका। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर बनवा सकता। पलंग पर लेटे लेटे जीत इतना बोलता ही है कि तभी उस पलंग से सुनहरी रोशनी चमकती है और देखते ही देखते उनका ये छोटा सा घर एक बड़े से बंगले में बदल जाता है। ये क्या जी, अपना घर अचानक इस बड़े से बंगले में कैसे बदल गया? मुझे भी नहीं पता फलक, मैं तो बस इस पलंग पर लेटे लेटे बड़ा घर खरीदने के बारे में कह रहा था। दोनों पति पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह इसे भगवान का चमत्कार कहकर छोड़ देते हैं। मम्मी मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। ना जाने ये भगवान का कैसा चमत्कार है कि हमें ये बड़ा सा घर तो मिल गया, लेकिन अभी भी गरीबी है। काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम लोग अच्छे अच्छे पकवान खा पाते। आयुष और पलक उस पलंग पर बैठकर यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उस पलंग से सुनहरी रोशनी चमकती है और देखते ही देखते उनके सामने बहुत सारे सिक्के और पकवानों की थालियां आ जाती हैं। यह सब देख पलक बहुत हैरान होती है और जीत को सारी बात बताती है। इसका मतलब ये बूढ़ी अम्मा कोई साधारण इंसान नहीं थी। उन्होंने हमें वरदान के रूप में ये जादुई पलंग दिया है। अब हम इस जादुई पलंग की मदद से अपनी सभी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। पूरा परिवार बारी बारी पलंग पर बैठता है और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मांगता है। जादुई पलंग की मदद से अब जीत अपना खुद का फर्नीचर का दुकान खोल लेता है, जिसमें अब वो खुद ही फर्नीचर बनाकर लोगों को बेचता है। लोगों को जीत के फर्नीचर इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि अब सब लोग घुंघरू के फर्नीचर को छोड़कर जीत से ही फर्नीचर बनवाते हैं, जिससे अब सेठ घुंघरू का काफ़ी नुकसान होता है। लगता है जीत के हाथ कोई खजाना लग गया है। जब भी तो इतने कम समय में इसने इतनी बड़ी फर्नीचर की दुकान खोल ली और बड़ा घर भी ले लिया लगता है। सेठ घुंघरू रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जीत के घर के बाहर आ जाता है और खिड़की से देखता है कि ए जादुई पलंग, मुझे अपना जादू दिखाओ और मेरे सामने हरी सब्जियां ले आओ। पलक के बोलते ही जादुई पलंग से एक तेज रोशनी निकलती है और पलक के सामने ढेर सारी सब्जी आ जाती है। इसका मतलब ये जादुई पलंग है। अगर ये जादुई पलंग मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। सेठ के मन में लालच जाग जाता है, जिसके बाद वह जीत के घर में नज़र रखना शुरू कर देता है। एक दिन जब जीत के घर में कोई नहीं होता है तो वह कुछ आदमियों की मदद से जीत के घर से उसका पलंग उठाकर सीधे अपने घर ले आता है। ए जादुई पलंग, मेरे पूरे घर को सोने के घर में बदल दो। यहाँ की सारी चीजों को हीरे का बना दो और मुझे माला माल कर दो। सेठ घुंघरू के इतना बोलते ही उस जादुई पलंग से रोशनी तो होती है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। सेठ घुंघरू का पूरा घर एक टूटे फूटे लकड़ी के घर में बदल जाता है। वहीं उसके कपड़े भी फट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गया, अरे बर्बाद हो गया। सेठ घुंघरू रोता हुआ जीत के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। सही कहा है किसी ने, लालच बुरी बला है। देखा तुमने, तुम्हारी लालच की वजह से तुम्हारे साथ क्या हुआ। अरे मुझे माफ कर दे जीत, और मेरी मदद करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जीत फिर से उस जादुई पलंग पर बैठकर सब पहले जैसा कर देता है, जिसके बाद अब सेठ घुंघरू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जीत का उसका जादुई पलंग वापस कर देता है। जिसके बाद अब जीत का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।